नमस्कार। आज हम इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण विषय भारत में सर्वोच्च न्यायालय का अध्ययन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। पिछले वीडियो में हमने कार्यपालिका अर्थात प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल का अध्ययन किया और व्यवस्थापिका के अंतर्गत हमने भारतीय संसद एवं उसके दोनों सदनों की शक्तियों एवं कार्यों का अध्ययन किया। प्रस्तुत वीडियो में हम भारत की न्यायपालिका, भारत का सर्वोच्च न्यायालय का अध्ययन करेंगे। यह तस्वीर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की है। संविधान में संघात्मक शासन व्यवस्था अपनाने के बावजूद भारत में अमेरिका की तरह न्यायपालिका की दोहरी प्रणाली नहीं अपनाई गई है। संपूर्ण भारतीय राज्य क्षेत्र के लिए एकल न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। भारत में न्यायपालिका की संरचना पिरामिड के समान है, जिसमें शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय, जिसकी तस्वीर आप प्रस्तुत स्लाइड में देख रहे हो, उसके नीचे उच्च न्यायालय जो विभिन्न राज्यों में होते हैं, उसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय जो जिलों में होते हैं। इस प्रकार भारत में न्यायपालिका की संरचना पिरामिड के रूप में की गई है, ऊपर एक नीचे अनेक, इस तरह से। भारत में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना के 2 दिन बाद ही 28 जनवरी 1950 को उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में आया। इससे पूर्व 1937 से 1950 के दौरान संसद भवन के चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया कार्यरत था। उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन संसद भवन परिसर में चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में ही हुआ था और वर्ष 1958 तक यह वहीं पर कार्यरत रहा। प्रस्तुत चार्ट के द्वारा हम भारत में न्यायिक प्रक्रिया का संस्थागत स्वरूप देख सकते हैं कि भारत में सर्वोच्च स्तर पर उच्चतम न्यायालय है, उससे राज्य स्तर पर उससे नीचे उच्च न्यायालय है और उसके विभिन्न विभाजन आप देख रहे हो। जिला स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायालय की व्यवस्था की गई है। प्रस्तुत स्लाइड में हम देख रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय संबंधी महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और विश्वविद्यालय परीक्षा में अति लघुतरात्मक प्रश्न इनसे संबंधित अक्सर पूछे जाते रहे हैं। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन, एस्टेब्लिशमेंट एंड कंपोजिशन की से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 126 के अंतर्गत कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, एक्टिंग चीफ जस्टिस की नियुक्ति संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 127 के तहत तदर्थ न्यायाधीशों, एडहॉक जस्टिस की नियुक्ति की जा सकती है। अनुच्छेद 128 के तहत सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में उपस्थित होने के लिए बुलाया जा सकता है। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड घोषित करता है। इसी तरह से अनुच्छेद 130 उच्चतम न्यायालय का स्थान, सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट निर्धारित करने का मुख्य न्यायाधीश की शक्ति का विवेचन प्रस्तुत करता है। आर्टिकल 131 उच्चतम न्यायालय की आरंभिक या मूल अधिकारिता, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का विवरण है। आर्टिकल 136 अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष अनुमति, स्पेशल लीव टू अपील का विवेचन प्रस्तुत करता है। आर्टिकल 137 उच्चतम न्यायालय की अपने निर्णयों के पुनर्विचार,
रिव्यू की शक्ति के बारे में उल्लेख है। आर्टिकल 141 के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होती है। आर्टिकल 143 में राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति का वर्णन है। आर्टिकल 145 के तहत उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की कार्यपद्धति एवं प्रक्रिया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति दी गई है। आर्टिकल 146 के तहत उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों एवं सेवकों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किया गया है। अब हम देखेंगे कि उच्चतम न्यायालय की कार्य प्रक्रिया कैसे होती है, क्या क्या उसमें कार्य प्रक्रिया को अपनाया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन। भारतीय संविधान के आर्टिकल 124 के अंतर्गत भारत में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई है। आर्टिकल 124(1) में कहा गया है, जब तक संसद कानून द्वारा उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या के संबंध में कोई व्यवस्था नहीं करती, तब तक उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। इस प्रकार मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 8 निर्धारित की गई है, जो वर्तमान में 1 + 33 = 34 न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट है न्यायाधीशों की अर्हताएं। आर्टिकल 124 का 3 में उल्लेख है, केवल वही व्यक्ति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त हो सकता है जो निम्नलिखित योग्यताएं रखता है। नंबर 1, भारत का नागरिक हो, किसी उच्चतम न्यायालय का या ऐसे 2 या 2 से अधिक न्यायालयों का लगातार न्यूनतम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, अथवा किसी उच्च न्यायालय या ऐसे 2 या 2 से अधिक न्यायालयों का लगातार न्यूनतम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, अथवा राष्ट्रपति की दृष्टि में प्रसिद्ध विधिवेत्ता हो। नेक्स्ट, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। भारत के संविधान द्वारा भारत के राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार प्रदान किया गया है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। संविधान के अनुच्छेद 126 के अनुसार जब कभी भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो अथवा अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से वह अपने कर्तव्य का पालन करने में असमर्थ हो, तो सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से ऐसा एक न्यायाधीश जिसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन हेतु नियुक्त करे, उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। नेक्स्ट, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। अपॉइंटमेंट ऑफ एडहोक जस्टिस। संविधान के आर्टिकल 127 के तदर्थ न्यायाधीशों के विषय में प्रावधान किया गया है। यदि सर्वोच्च न्यायालय में सत्र सेशन आयोजित करने अथवा चालू रखने के लिए गणपूर्ति कोरम ना हो, तो मुख्य न्यायाधीश CJI राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। तदर्थ न्यायाधीश केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही नियुक्त किए जाते हैं, उच्च न्यायालयों में नहीं। नेक्स्ट, अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। आर्टिकल 128 यह प्रावधान करता है कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय को सेवानिवृत्त न्यायाधीश से सर्वोच्च न्यायालय में बैठने तथा कार्य करने का अनुरोध कर सकता है। यदि वह व्यक्ति ऐसा अनुरोध स्वीकार कर लेता है, तो वह राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए गए वेतन व भत्तों को पाने का अधिकारी होगा। साथ ही उसे न्यायालय के न्यायाधीश को प्राप्त अधिकारिताएं और शक्तियां प्राप्त होंगी, परंतु वह उस न्यायालय का न्यायाधीश नहीं समझा जाएगा। नेक्स्ट है न्यायाधीशों की पदावधि। उच्चतम न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश तब तक पद पर बना रहता है जब तक वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता, किंतु नंबर 1, वह किसी भी समय राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर युक्त पत्र से अपना पद त्याग सकेगा। सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से पारित समावेदन पर राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकेगा।
नेक्स्ट, न्यायाधीशों पर महाभियोग। यदि न्यायाधीश पर दुर्व्यवहार अथवा अक्षमता या साबित कदाचार का दोष सिद्ध हो जाता है तो न्यायाधीश को पदमुक्त करने के लिए उस पर महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाती है। नेक्स्ट, शपथ या प्रतिज्ञान, ओथ और अफर्मेशन। न्यायाधीश अपना कार्य आरंभ करने से पहले राष्ट्रपति अथवा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष संविधान की तृतीय अनुसूची में निर्धारित प्रारूप के अनुसार शपथ ग्रहण करता है। इस प्रारूप के अंतर्गत न्यायाधीश निम्नलिखित बातों की शपथ लेता है। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा, फेथ और निष्ठा, एलिगेंस रखूँगा। मैं भारत की संप्रभुता, सॉवरेंटी और अखंडता, इंटीग्रिटी को अक्षुण्ण रखूँगा। मैं सम्यक प्रकार से श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूँगा। मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूँगा। इस प्रकार हमने इस वीडियो में सर्वोच्च न्यायालय का अध्ययन किया। धन्यवाद।